हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस क्लास में चैप्टर 5 क्लास 11th और पढ़ेंगे हम गैसियस लॉज, गैस के नियम। पिछली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, और उसमें हमने जो डाइपोल डाइपोल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इनके बारे में पढ़ा था। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी, और आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर मैं कहूँ जो 4 लॉज आप अपने सामने देख रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इन 4 में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा ना जाए। आइदर दैट विल बी नीट और IIT JEE, या इसके अलावा कोई और एग्जाम भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बॉयल्स लॉ, लेकिन हाँ, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरीके से याद करें, और कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। 3 चीजें याद रखिए। टेम्परेचर, तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, और तीसरा वॉल्यूम। 3 फैक्टर होते हैं, पता ही है आपको। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो लॉ आता है, जो नियम है, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना है और P का और V का रिलेशन बताना है। P और V में क्या रिलेशन होता है, आप कल्पना कीजिए। एक बैलून है, बैलून के अंदर गैस भरी हुई है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस बैलून पर दबाएंगे, तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा ना। इसका मतलब उल्टा रिलेशन होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये रिलेशन होता है। उसके बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इसको कांस्टेंट कर दीजिए, दूसरे वाले को। T और V में रिलेशन देखिए। अगर किसी कंटेनर में कोई गैस है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो जो इन दोनों में रिलेशन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये रिलेशन काम करता है। ठीक है। अब तीसरा आता है एवोगैड्रो लॉ। लेकिन यहां बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक होता है गैलू-शैक लॉ। तीसरे वाला अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स लॉ ये रहा, गैलू-शैक लॉ यहां लिखा हुआ भाई, दोनों एक साथ प्रिंट है गलती से। बॉयल्स लॉ का रिलेशन बना P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या आप लिख सकते हैं V इनवर्सली टू 1/P, कुछ भी लिख लीजिए इस तरीके से। ये हो गया है। ठीक है। पट्टी वो चलाइए, पट्टी तो चला दो, इनको बच्चों को पता चले ना, कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ करे, वो चला दिया करो। चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन है वो प्रेशर को कांस्टेंट करके V डायरेक्टली टू T। और बेटा गैलू-शैक लॉ जो तीसरा है, ल्यू-शैक लिखा है यहां पर, तो उसमें तीसरे वाली वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, और T और P में रिलेशन देखने को मिलेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T टू P। बस एक में इनवर्सली है, P और V का जो रिलेशन है पहले वाले में वो इनवर्सली है, बाकी दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 चीजें मैंने बता दी आपको, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। पहला बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट करो, इन दोनों में इनवर्सली का रिलेशन होता है। चार्ल्स लॉ, P को कांस्टेंट करो, T और V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और गैलू-शैक लॉ में V को कांस्टेंट करो, P और T में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब हम डिटेल में समझ लेते हैं 1 बाय 1 करके। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ है वो अलग से पढ़ेंगे, और फिर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद में आइडियल गैस, और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ को करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अभी समझाया आपको वही लिखा हुआ है। क्या है भाई बॉयल्स लॉ में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। मतलब P इनवर्सली 1/V, ये लिखा हुआ है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं V इनवर्सली टू 1/P। Therefore P is equal to, take a constant K1 and 1/V you can write। V को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा P में, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बन गया है PV इज इक्वल टू
K1, that is constant. PV is equal to K, that is constant. On rearranging, we can write P1 V1 is equal to P2 V2, तभी तो कांस्टेंट होता है वो। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये बॉयल्स के नियम का है। यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है P में, ये प्रेशर है इधर ऐसे, और वॉल्यूम PV में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इनवर्सली का रिलेशन है। देखो यहां पर P इतना है तो वॉल्यूम इतना है, P बढ़ा दिया तो देखो वॉल्यूम घट गया ना। तो इस तरीके से ग्राफ जो प्लॉट करें हम, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये इस तरीके से लाइन आएंगी। कम टेम्परेचर पर यहां जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 600 हो गया, 1000 लोगे तो और ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से 2000 लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये पूछा जाता है, ये आपसे कई बार, ये T1 है, अगर ये T2 है और ये T3 है, पूछा जाता है 3 ग्राफ है, उनमें क्या रिलेशन है बॉयल्स लॉ में। तो आप देख रहे हैं कि T1 से ज्यादा T2 होता है और T2 3 से ज्यादा T3 होता है। याद रखिएगा प्लीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मैं भी बनाऊंगा। और ये जो कमिंग संडे है, इस संडे को जितना भी ये हो जाएगा उसका टेस्ट देना है। टेस्ट तो आप लोग दे ही रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू है, अभी खोल देते हैं। तो उसके बाद आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको पूछनी है, नहीं तो यहां पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो सिर्फ आपके लिए है, यानी कि ऐप के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर सिर्फ। कंसेप्ट क्लियर हो गया। P और V में ग्राफ प्लॉट किया तो जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है, इनवर्सली में। डायरेक्टली होता तो ऐसा आता, यूं, है ना। उसमें कम टेम्परेचर है तो वो नजदीक होगा यहां पर लाइन के, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डिस्टेंस यहां से बढ़ती चली जाएगी। ऐसा सवाल पूछा जा चुका एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको ठीक से समझाया। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो P लिखा है ना P1, P2 को इधर ले आता हूं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन बन गया, बहुत आसान सा था, बहुत ही आसान। बॉयल्स लॉ, इससे आसान और क्या होगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, चार्ल्स लॉ पर आ जाते हैं। चार्ल्स लॉ में अभी मैंने समझाया, पहले वाले में आपने T कांस्टेंट किया, दूसरे में P कांस्टेंट करना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट करके एक रिलेशन हम देखते हैं वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। वो क्या है? फॉर ए फिक्स्ड मास एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये याद रखिए, कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग। मतलब T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई वॉल्यूम। दे फाउंड, अच्छा ये तो फिर अलग चीज है। तो क्या रिलेशन बना? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू K2T। पहले वाले का कांस्टेंट K1, दूसरे का कांस्टेंट K2। सो वी कैन राइट V अपॉन T इज इक्वल टू K, लिख सकते हैं ना बेटा। फिर हम ये भी लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब टेम्परेचर केल्विन में है तब एक रिलेशन बनेगा हमारा VT, यानी कि T टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू V नॉट या V0 प्लस T अपॉन 273.15। ये केल्विन में बनाने के लिए होता है, आपको पता होगा, V0 या V नॉट। 0 डिग्री पर जो आपका, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो वॉल्यूम है वो V0 लिख लिया, और T टेम्परेचर पर VT है। तो एक रिलेशन आता है कि हमने टेम्परेचर जो बढ़ाया है, बढ़ाने से नए वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा V0 प्लस T अपॉन 273.15 V0, इस तरीके से। या इसको ऐसे भी लिख लो, T टेम्परेचर पर वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट में 1 प्लस T अपॉन 273.15।
नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को थोड़ा पीछे चला के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहां छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, जो 9th की क्लास में आपसे पूछा जाता है, हाउ यू विल चेंज डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। याद करिएगा, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है और आपने उसमें 273.15 ऐड कर दिया तो टेम्परेचर हो गया केल्विन में, है ना, डिग्री में नहीं, केल्विन में हो गया है। और एक तो ये आपको पता है, दूसरा F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। बेटा ये रिलेशन है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जो थर्मामीटर होता है, आपको फीवर जो मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा करके, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। ये एक कॉमन फॉर्मूला होगा आपका। ये रिलेशन में समझा चुका हूं, ये इसी का है। और ये चार्ल्स लॉ का है ग्राफ, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके की ग्राफ आपको मिलेंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे यू। ये वाला ग्राफ अगर प्रेशर P1 डिनोट करता है, P2 करता है, P3 करता है और ये करता है P4, तो P4 की वैल्यू ज्यादा होती है, P4 लेस देन P3 लेस देन P2 लेस देन P1। याद रखिएगा, जैसे T1 T2 T3 मैंने समझाया था ना, जब PV में ग्राफ प्लॉट किया था तो पहले वाली वैल्यू T1, दूसरा ग्राफ जो है T2, तीसरा T3, T3 सबसे बड़ा था। यहां पर भी वैसा ही है कि आप टेम्परेचर से, सॉरी आप वॉल्यूम से अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम की तरफ लाइन आती है, आपका जो प्लॉट आता है वो P1 है और सबसे छोटी वैल्यू है। आप T की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, P4 वाला प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। नोट कर लिया होगा आपने। एक यहां पर आता है आइसोबार। जब P कांस्टेंट होता है, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, दो लिक्विड है या दो गैस है, दो गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रेशर। आइसोबार, ये लिखा आइसोबार। और टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो फिर हम बोलते हैं आइसोथर्मल। याद रखिएगा, आइसोथर्मल बोलते हैं इसको। आइसो का मतलब होता है समान, तो हम क्या बोलेंगे, समतापी। और आइसोबार का मतलब हिंदी में लिखेंगे समदाबी। ऐसे ही आइसोकोरिक, आइसो CHORIC, सम आयतनिक, सम आयतनिक, दैट दिस इज आइसोकोरिक। द लोवेस्ट, इसके बाद देखिए, द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल गैसेस आर सपोज्ड हैव जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ वॉल्यूम, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थ्योरेटिकल भी चीज है, याद रखिएगा, और मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है। TPV रिलेशन में निकाल ही रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, कोशिश करते हैं उसको बनाने की। लेकिन जितना समय मैं आपको पढ़ाने में लगा रहा हूं, कहने को तो ये कहा जाता है उसका डबल समय जब तक आप उसको रिवाइज करने में नहीं लगाएंगे मजा नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, तभी आप सवाल पूछेंगे। अगर आप सवाल नहीं पूछते, डाउट नहीं पूछते, दो बातें हैं, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर तो बात ही क्या है। अगर आप प्रॉब्लम है और नहीं पूछते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, फिर आप दूसरी तरफ से हैं। सवाल पूछा करो, क्योंकि वो बताता कि हाँ आप सीरियस हैं, आप पढ़ रहे हैं। तीसरा गैलुशेक लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। तीसरा जब मैंने लिखा था TPV, V की बारी आ गई है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन हमने बनाना है। डायरेक्ट लिखा होता है, क्लियर है, एक ही इनवर्सली था बस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to temperature, so we can write P directly to T। यहां कांस्टेंट K ले लेंगे और P को नीचे ले आएंगे तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया।
इसको K तरी ले लिया, तो हम लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, P2 अपॉन T2 ऐसे लिख सकते हैं, या P1 T2 इज इक्वल टू T1 P2, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोकोरिक कंडीशन। वी कैन प्लॉट ए ग्राफ फॉर दिस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। डायरेक्टली है तो जो ये लाइन आएंगी, ये लाइन क्या इंडिकेट करती हैं? वॉल्यूम को इंडिकेट करती हैं। ऐसे गैस 1 का वॉल्यूम, गैस 2 का वॉल्यूम, गैस 3 का वॉल्यूम, ठीक है। ये ग्राफ किस में है? आपके प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तीन मैंने बता दिए हैं अभी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुशेक लॉ। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना होगा आपने, वहीं से एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था ये। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है भाई? ये कहता है, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। इसको इन्वर्टेड कोमा में ले लीजिए, फिर से बता देता हूं। ये कहता है equal volume of all gases at same condition that is temperature and pressure contain equal number of molecules। मतलब अगर कंडीशन सेम है, 1 मोल आप O2 का लेते हैं तो भी 6.02 टू 10 की पावर 23 एटम उसके अंदर मोलिक्यूल होते हैं। अगर आप CO2 का 1 मोल लेते हैं तो भी इतने होंगे। आप N2 गैस लेते हैं सेम कंडीशन पर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, तो भी 6.02 टू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल उसके अंदर होते हैं। ये कहता है गैस कोई भी हो, सेम कंडीशन पर उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं उसके इक्वल मोल में। वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस depends directly to the number of molecules which are present inside the gas, यानी कि V directly to N। If you are increasing number of molecules, definitely volume will increase। constant volume की बात थी पहले, आपने molecule बढ़ा दिया तो volume भी बढ़ जाएगा। We can take a constant V is equal to K4N और V upon N is equal to always constant। जैसे अगर 10 लीटर में कहूं वॉल्यूम था, मोलिक्यूल 2 थे 5, उसको 20 कर दीजिए 4 हो जाएगा, फिर रेशियो 5, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट आता है। ये है, क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एवोगैड्रो की? 6.02 टू 10 की पावर 23 ये वैल्यू होती है। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, मोलिक्यूल कैसे निकालें। पहले तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको पता है मोल इज इक्वल टू होता है वेट या मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास, ये होता है ना, वेयर m इज इक्वल टू द मास ऑफ द गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड m इज मोलिकुलर मास, हेंस v इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट k, यहां मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोल की जगह पर ये लिखा। दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड, कैपिटल M को इधर ले आए और वॉल्यूम को ले गए इधर, मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया। आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑल्सो, अगर हम यहां से K को रिमूव कर दें। हियर D इज द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, हेंस दिस लॉ that follows Boyle's law, Charles law and Avogadro law। अच्छा, ये फिर आइडियल गैस की बात आ गई यहां से, ये तो लिख लिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो कंप्लीट हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसैक लॉ, 4 नियम हो गए। अब इनको मिलाकर के एक गैस बनती है, जो गैस इक्वेशन बनती है। तो आपका जो हेडिंग है नेक्स्ट, वो मैं यहां ले लेता हूं और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। द हेडिंग इज आइडियल गैस
इक्वेशन। पहले तो आइडियल गैस क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देयर इज नो आइडियल गैस नोन इन नेचर, देयर इज नो आइडियल गैस नोन इन नेचर। प्रकृति में आइडियल गैस कोई होती ही नहीं, इट इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल, ये कल्पना है हमारी, इट इज इमेजिनरी गैस, एन इमेजिनरी गैस। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सच गैस विच ओबे all the gaseous law, all the gaseous law are called ideal gas. Gaseous law means Boyle's law, Charles law, Avogadro, जो इन नियम को फॉलो करती है एट ऑल कंडीशन, उन गैस को कहा जाता है आइडियल गैस। यू नो बॉयल के हिसाब से अगर हम बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट करके, V डायरेक्टली टू 1/P, इक्वेशन नंबर 1। चार्ल्स में क्या था, पहले वाले में T, दूसरे में P कांस्टेंट करके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये बना। और एवोगैड्रो ने क्या कहा, V डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N। तीन नियम, तीनों में V के इक्वल हैं ये चीजें, तो हम फाइनली वी कैन राइट V डायरेक्टली टू NT/P, NT/P। एक कांस्टेंट अगर ले लेंगे और P को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, सो PV इज इक्वल टू nRT बनेगा ना। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ये। इसकी एडवांस फॉर्म क्या होगी, अब मैं n की जगह पर वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वही फॉर्मूला लिख देता हूं एडवांस फॉर्म में, PV इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास और इधर RT। क्या करते हैं, वॉल्यूम को भी इधर ले आते हैं, P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, RT अपॉन मोलिकुलर मास, ऐसे लिख लिया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी, RT बाई कैपिटल M हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई ना। R गैस कांस्टेंट है तो R को एक तरफ लिखो तो P मोलिकुलर मास अपॉन dt इज इक्वल टू R, सो यू कैन राइट P1 मोलिकुलर मास M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 मोलिकुलर मास M2 अपॉन D2 T2। इस पर भी न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी में, जो आपको करने होंगे आगे चलकर। क्लियर हुआ है कंसेप्ट, डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा, पक्का क्लियर हुआ होगा एकदम। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम। आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा है ना, क्योंकि यहां सिलेबस खिंच जाता है तो बहुत लंबी क्लास की जरूरत भी नहीं है, और ऑनलाइन में आप 1 घंटा झेल भी नहीं पाते। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 1 घंटा क्यों नहीं, तो झेल भी नहीं पाते आप उतना। कल मैं आपके, देखिए यहां तक आज हुआ है, कल मैं रियल गैस, वंडरवाल गैस इक्वेशन, उससे आगे के कंसेप्ट, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, वो कंप्लीट करा दूंगा वो पूरा पोर्शन। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल, इसमें काफी न्यूमेरिकल दिए हुए चैप्टर में, हमने वो करने हैं। तो आपको ये याद करके आना है, फॉर्मूले याद करने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैसियस गैलुसैक लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, इनकी डेफिनेशंस, इनके ग्राफ और ये वाले रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रॉब्लम जहां जहां आती है, आपके पास तो व्हाट्सएप नंबर भी है सेंटर के, तो आप व्हाट्सएप फ्लैश कर सकते हैं। सब्जेक्ट, क्लास, इतने मिनट में सर ने पढ़ाया, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में वो फिर आपको क्लियर कर दी जाएगी। और हर संडे तैयार रहा करो टेस्ट के लिए। वेबसाइट आपको पता है, चेक कर लिया करो, डेट के हिसाब से वहां पेपर आया रहता है, सही 2 बजे स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।